सभापति महोदय, जो आंकड़े दिए गए हैं कि 2019 में 31 टाइगर्स की डेथ हुई, 20 में 29 और 21 में 42, तो मैं देख रहा हूं उत्तर में कि टाइगर्स के मरने की संख्या बढ़ती जा रही है। जहां 2019 में 96 की डेथ हुई थी, 2020 में 106 की डेथ हुई, एंड दैट इज इंक्रीज टू 127 इन द ईयर 2021। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ये लगातार टाइगर्स की डेथ की संख्या जो बढ़ रही है, इसका कोई खास कारण है क्या, बताना चाहिए। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। माननीय उपसभापति महोदय, जो टाइगर्स की डेथ है उनके अलग अलग कारण हैं। जो ओल्ड एज है वो एक बड़ा कारण है, फिर आपस में टाइगर्स के अंदर भी इनफाइटिंग रहती है, वो भी एक कारण है। कुछ जगह लीनियर प्रोजेक्ट्स के कारण, हाँ सब जगह है, कुछ जगह पे इलेक्ट्रिफिकेशन के कारण, पोचिंग भी एक कारण है, डिसीज भी एक कारण है। लेकिन जहां तक पोचिंग का और बाकी लीनियर प्रोजेक्ट्स का है, सरकार के द्वारा पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन जो ओल्ड एज है वो भी एक कारण है, लेकिन सभी विषयों का मंत्रालय के द्वारा संज्ञान लिया जाता है और इसलिए हमने पूरी संख्या इस प्रश्न के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत करी। दूसरा सप्लीमेंट्री। महोदय, एनसीटीए की जो एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, उसके अनुसार 50% फेल प्रे टू पोचर्स, यानी नॉर्मल डेथ तो समझ में आता है, लेकिन 50% से ज़्यादा जो डेथ वो पोचिंग के कारण है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पोचिंग को रोकने के लिए राज्य सरकार और केंद्र की सरकार क्या प्रयास कर रही, ताकि कम से कम पोचिंग से मरने वाली टाइगर्स की मौत को रोका जा सके। माननीय उपसभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि 2018 की जो रिपोर्ट हमने एनटीसीए की प्रकाशित करी, उसमें जो सेंट पीटर्सबर्ग में पूरी दुनिया के सामने जो समझौता किया था टाइगर्स की संख्या बढ़ाने के लिए, भारत उन चुनिंदा देशों में है जिन्होंने अपनी संख्या दुगनी करी है। तो हमारे यहाँ टाइगर की संख्या बढ़ी भी है। लेकिन हाँ, माननीय सदस्य महोदय के द्वारा जो पोचिंग का एक विषय उठाया गया है, हमारा जो वाइल्ड लाइफ क्राइम ब्यूरो है वो उसके संबंध में कठोर कदम भी उठा रहा है। उस संस्था को स्ट्रेंथन करने के लिए भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। अभी पिछले ही महीने जो हमारी एनटीसीए की सालाना जो बैठक होती है, वह बैठक भी हमारी एनटीसीए की गवर्निंग बॉडी की बैठक हुई है और उसमें भी हम लोगों ने तय किया है कि जितने भी टाइगर रिजर्व्स एरिया हैं, वहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनको हमने एक स्पेशल डायरेक्शन दिया है कि विशेष रूप से कोचिंग को लेकर के, प्रोजेक्ट्स को लेकर के, इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर के जो समस्याएं आती हैं, उसके लिए अपनी एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट भेजें। हम उस रिपोर्ट पे काम भी कर रहे हैं और आने वाले समय पे उस पर उचित कार्रवाई भी करेंगे। प्लीज। My question relates to Madhya Pradesh. We have a situation today where there is a very substantial proportion of tigers, population of tigers on the outskirts of Bhopal. This is going to create serious man-animal conflict situation. For the last 10 years, there has been a proposal to declare the Ratapani Tiger Reserve in and around Bhopal. I'd like to ask the Honorable Minister whether this proposal is going to receive his serious consideration. माननीय जयराम जी ने एक बढ़िया प्रश्न उठाया है और एक समस्या की ओर ध्यान भी दिलाया है। ये सच है कि हमारे टाइगर्स की आबादी का एक काफ़ी भाग जो है वो टाइगर रिजर्व्स के बाहर भी है और बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव, बढ़ते हुए विकास कार्य, उसके कारण से ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन भी है। जिस समस्या का उन्होंने ध्यान दिलाया वो हमारे संज्ञान में है, हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और मैं माननीय सदस्य को लिखित में उसके बारे में सूचित भी कर रहा हूं। माननीय संपतिया उइके। धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय जी। माननीय उपसभापति महोदय जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा मिला हुआ है और इन दिनों प्रदेश में शेरों की गिनती का भी कार्य चल रहा है। मैं जानना चाहती हूं कि नेशनल पार्क कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच,
इनके लिए और अलग से बाघों के संरक्षण के लिए क्या प्रावधान सरकार ने रखे हैं? धन्यवाद। कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, ये हमारे वो टाइगर रिजर्व्स हैं जो कि काफ़ी अद्वितीय हैं। इन टाइगर रिजर्व्स को इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन का दर्जा भी मिला है और अभी ही हमारे एनटीसीए ने एक एटलस भी प्रकाशित किया है, क्योंकि जो हमारे 52 टाइगर रिजर्व्स हैं वो हमारे देश के वो वन क्षेत्र हैं जिसमें सबसे प्योरेस्ट वाटर एरिया भी जिसमें आता है, और इसलिए हम ये चाहते हैं कि वहाँ का फ्लोरा और फोना जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। मैं सदन को ये भी बताना चाहता हूँ कि टाइगर एक ऐसी प्रजाति है जो अकेला नहीं रहता। टाइगर के साथ जो उसका पूरा जो जिसको भी वो शिकार करता है, अन्य जानवर वगैरह, अगर पूरा हैबिटेट रहता है तभी टाइगर वहाँ पर रहता है और प्योरेस्ट वाटर भी वहाँ पर रहता है। जो एटलस हम लोगों ने प्रकाशित किया है उसमें भी हमारा ये मानना है कि वहाँ का फ्लोरा फोना, उनके जो बाकी के जो अन्य जानवर है, क्योंकि सबके संरक्षण के बीच में टाइगर रहता है, वो पूरी तरह सुरक्षित रहें। ये बाघों की जो गणना का काम है वो पूरी तरीके से एक साइंटिफिक तरीके से चलता है, उसकी प्रक्रिया जारी है। जब रिपोर्ट आएगी तो हम माननीय सदस्य को भी सूचित करेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर वी शिवदासन जी। Sir, this man-animal conflicts is increasing everywhere in India, including this Madhya Pradesh area also. So I am asking the government projects, what kind of projects government has trying to implement for protect the human being in India? That is the question for me. सर, ये प्रश्न ह्यूमन बीइंग के प्रोटेक्शन के सर, जहाँ तक कोई भी हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंतर्गत एक प्रोविज़न है कि अगर कोई भी जानवर इस प्रकार से आशंका होती है कि वो खतरा पहुंचाता है, मेरे को लगता है कि सदस्य का प्रश्न टाइगर के बारे में कम और केरल में बोर के बारे में, हाँ टाइगर के बारे में, मैं आपके प्रश्न मैं समझ गया, जंगली सुअर के बारे में ज़्यादा है जो केरल में समस्या है। हम उसके लिए इस फरवरी में एक गाइडलाइन भी निकाल चुके हैं स्टेट के सारे जो हमारे पीसीसीएफ है उनको, और गाइडलाइन में उनको प्रोविज़न भी है। केरल में 11 बार उसका प्रयोग भी किया जा चुका है, इसलिए वो केरल के वाइल्ड लाइफ वार्डन ही उस संबंध में वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंतर्गत कॉम्पिटेंट है और वो एक्शन उठा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 माननीय श्री विनय विश्वम जी, और क्वेश्चन नंबर 101 श्री संजय राउत जी, सिमिलर नेचर के हैं। मेजर टू प्रिवेंट डिक्लाइन इन फॉरेस्ट कवर, डिक्लाइनिंग फॉरेस्ट कवर इन स्टेट्स, हम ये दोनों साथ ले रहे हैं। माननीय विनय विश्वम जी। सर उत्तर रख दो, उत्तर रख लेने दीजिए। माननीय उपसभापति जी, उत्तर सभा पटल पे रख दिया। फर्स्ट सप्लीमेंट्री माननीय विनय विश्वम जी। Sir, I am quite sure that the minister himself is aware that the figures are good, but the factors are not so rosy. The fact is that in this period, India had a loss of 1,582 square kilometers of moderately dense forests. And the percentage of very dense forests, pristine natural forests, is only 3.04%. With this, we make tall claims. Sir, my question is that whether the proposed Biodiversity Amendment Act is going to affect the forest cover of India. थैंक यू विनय जी। क्या सर, जहाँ तक कुल मिलाकर के फॉरेस्ट रिपोर्ट का सवाल है, ओवरऑल हमारे देश में फॉरेस्ट में वृद्धि हुई है। हाँ, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि फॉरेस्ट रिपोर्ट में जो हमारे 3 तरह के फॉरेस्ट है, वीडीएफ है, मॉडरेट है और जो ओपन फॉरेस्ट है, उसमें मॉडरेट फॉरेस्ट की कमी हुई है, लेकिन कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन में फॉरेस्ट लैंड का एरिया बड़ा है। और जो दूसरा विषय उन्होंने कहा है बायोडाइवर्सिटी के लिए, माननीय उपसभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जहां तक हमारी बायोडाइवर्सिटी की विषय है, हमारे दोनों ही विषय इम्पोर्टेंट है। हमारे फॉरेस्ट भी इम्पोर्टेंट है और हमारे वेटलैंड भी इम्पोर्टेंट है। सामान्यतः ये माना जाता है कि फॉरेस्ट जो है वो हमारे फेफड़ों का काम करते हैं और वेटलैंड हमारे किडनी का काम करती हैं। देश में लगभग 24% फॉरेस्ट है और लगभग 4.5% वेटलैंड भी है। इसमें से जो 1/3 वेटलैंड है वो फॉरेस्ट के अंतर्गत है, बाकी फॉरेस्ट के बाहर है।
हम दोनों के ही प्रिजर्वेशन के लिए कार्य कर रहे हैं और अभी वापस से नेशनल ग्रीन मिशन को बड़े व्यापक तरीके से हम लोग विचार कर रहे हैं। अन्य भी जो स्कीमें फॉरेस्ट की चलती हैं उसके माध्यम से भी कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक बायोडाइवर्सिटी की बात है, हमारा मानना है फॉरेस्ट और वेटलैंड दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और दोनों के लिए कार्य कर रहे हैं। अभी 2 तारीख को ही हरियाणा के सुल्तानपुर में हमने वेटलैंड डे भी मनाया है और मुझे बताते हुए खुशी है कि भारत की 49 जो वेटलैंड्स हैं उनको रामसर कन्वेंशन में मान्यता मिली है और हम उम्मीद करते हैं कि आज़ादी के 75 साल में हम न्यूनतम 75 वेटलैंड को रामसर कन्वेंशन का दर्जा दिलाएंगे। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री माननीय विनय जी। Sir, I hope that the government will take care for the heart and the kidney of the society. I hope so. But as India is not a signatory to Glasgow Declaration, I am asking you whether the new mining policy of the government to surrender 100% for the FDI and private capital, are they going to affect these hearts and minds and hearts and kidneys of the Indian society? थैंक यू। प्रश्न बहुत अलग है। उन्होंने एक सामान्य हार्ट किडनी के लिए पूछा। हम योगा दिवस भी मनाते हैं, करिए, हार्ट किडनी ठीक रहेगी। क्वेश्चन नंबर 96 माननीय सुखेंदु शेखर राय जी। So the Sundarbans attached to Bay of Bengal in West Bengal is a World Heritage Site. So due to successive cyclones like Ayla and Amphan, which happened recently, a vast area of mangrove is dwindling alarmingly. The government of West Bengal is trying to take up certain measures so that this can be checkmate, but it needs more and more fund from the central government, otherwise it is not possible on the part of the state government to do it singularly. My question to the Honourable Minister is whether the Union government is aware of the situation and whether the government is going to take any help, providing any help to West Bengal so that the dwindling forest cover can be stopped. थैंक यू। ये प्रश्न बहुत उचित है सर, और वास्तव में सुंदरबन के जो मैंग्रोव के जो वन है वो पूरे दुनिया में अद्वितीय है और ये भारत और बांग्लादेश दोनों के हिस्सों में पड़ते हैं। और माननीय उपसभापति महोदय, मेरे को ये बताते हुए खुशी है कि भारत और बांग्लादेश का इस पे MOU भी है। अभी कुछ ही दिन पहले मलेशिया में जो टाइगर कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें बांग्लादेश के भी मंत्री थे, हम भी थे, और सुंदरबन के मैंग्रोव को दोनों देशों का जो एक बाउंड्री का जो एरिया है उसमें जो भारत का भाग है उसके लिए पूरी रिपोर्ट भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास है। जहां तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भारत सरकार के द्वारा सुंदरबन के लिए किए जाने वाले कार्यों का विषय है, मेरे पास विस्तार से इस समय नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य ने पूछा, निश्चित रूप से मैं उनको पत्र के द्वारा पूरा सूचित करूंगा। माननीय जॉन ब्रिटस जी। Sir, the forest cover in Kerala has gone up. It was 20,321 square kilometer in 2017. It has gone up to 21,253 square kilometer. And Honorable Ministry is aware about the fact that we need to have a reasonable and rational balancing of the nature, and also we should protect the livelihood of the people. He is aware of the fact that there is a great menace in the form of the increase in the number of wild animals, especially wild boars. Will the government, will the minister take a reasonable stand with regard to this? थैंक यू। सर, ये पूरक प्रश्न दोबारा से पूछा गया है। मनुष्य और जीव जंतुओं का जो संघर्ष है सर, ये एक व्यापक समस्या है, लेकिन इसका जो बड़ा कारण है वो हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव भी है। जहाँ तक सरकार की नीति का बात है, हम ये मानते हैं कि जंगल, विकास और मनुष्य तीनों का साथ साथ संतुलन होना चाहिए। आपने पुनः स्पेसिफिक वाइल्ड बोर केरल के लिए पूछा है। मैं वापस से अपने उत्तर को दोहराना चाहता हूं कि फरवरी में हमने इसके लिए डिटेल गाइडलाइन निकाली है। उस गाइडलाइन के अंतर्गत आपके चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को परमिशन है। केरल में उस परमिशन का 11 बार उपयोग किया जा चुका है और इसलिए अगर इसके मामले में कोई प्रश्न का निर्णय करना है तो वो स्टेट गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट के साथ चीफ वाइल्ड लाइफ अफसर को करना है। वाइल्ड लाइफ एक्ट के सेक्शन 38 में इसका पूरी तरीके से प्रोविजन किया गया। धन्यवाद। समान क्वेश्चन है 101 माननीय संजय राउत जी। नहीं, माननीय संजय राउत जी नॉट प्रेजेंट।
माननीय सुजीत कुमार जी। As per Government of India's State of Forest Report, the latest report 2021, around 3.5 lakhs forest fires were reported between November 2020 and June 2021. So within 8 months, about 3.5 lakh forest fires. And these numbers are increasing over the years. So my question to Honorable Minister is, will you apprise the House the steps taken by the Ministry to reduce forest fires in the country? सर, निश्चित रूप से फॉरेस्ट फायर हमारे सामने बड़ी चुनौती है। फॉरेस्ट फायर के कई कारण हैं। जिस प्रकार से फॉरेस्ट का हमारा कल्टीवेशन हो रहा है, हमारे जो मवेशी चराने के लिए लोग जाते हैं, स्थानीय कारण होते हैं, तापमान के कई बार गर्मियों में भी फॉरेस्ट फायर ज़्यादा लगती है। इस बार नॉर्थ ईस्ट के एरिया में भी ये विषय संज्ञान में आया था, उड़ीसा का भी विषय संज्ञान में आया था। जहाँ तक डिपार्टमेंट की बात है, डिपार्टमेंट ने इसके मॉनिटरिंग के लिए पूरा एक नासा के माध्यम से एक हम लोगों ने सिस्टम डेवलप किया है। कहीं भी फॉरेस्ट फायर है तो उसका अलर्ट आता है, वो अलर्ट भी हम स्थानीय पीसीसीएफ के पास वो अलर्ट भेजते हैं, उसको पूरी तरीके से मॉनिटरिंग की जाती है और इसको लेकर के मिटिगेशन और एडेप्टेशन के जो दोनों उपाय हैं वो दोनों फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा किए जा रहे हैं। ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग भी किया जा रहा है, मॉनिटरिंग भी की जा रही है, अलर्ट भी भेजे जा रहे हैं और जो मनुष्य के बाकी के कारणों से जो फॉरेस्ट में फायर जलती है उसके लिए भी स्थानीय स्तर पर पूरा अवेकनिंग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। डॉक्टर अम्मी याग्निक जी। Sir, I would like to know from the Honorable Minister about the exact manner in which the forest cover is being calculated. The target this year is 33%, but today we have 22 to 24% as per available data. From 2015 to 2020, about 11 million trees were cut and the patches were used for development purposes. But when the satellite mapping is done, it shows green patches. So is it the exact forest cover which you are referring to? Because if we have mentioned some targets at COP26, we should have the correct details. Thank you, sir. सर, ये सच है कि हमारा जो सैटेलाइट मॉनिटरिंग का सिस्टम है, उस सैटेलाइट मॉनिटरिंग के सिस्टम में फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों को ही किया जाता है और जो फॉरेस्ट एरिया से बाहर का जो ट्री कवर है उसमें 1 हेक्टेयर या उससे कम के एरिया को भी इसमें सैटेलाइट मॉनिटरिंग में किया जाता है और इसलिए जब रिपोर्ट भी निकाली जाती है तो एग्जैक्ट फॉरेस्ट कवर कितना है और ट्री कवर कितना है, दोनों को अलग अलग करके बताया जाता है। ये एक पूरी साइंटिफिक पद्धति है और इसमें जो फॉरेस्ट की पहचान है लगभग 99% ठीक रहती है और जो ट्री कवर है वो 95% ठीक रहती है और इसलिए जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें सैटेलाइट के माध्यम से ऊपर से जो ग्रीन कवर को जांचा जाता है वही प्रक्रिया अपनाई जाती है और वो साइंटिफिकली लगातार हर 2 साल के बाद हम इस रिपोर्ट को निकालते हैं तो उसको स्वीकार्य भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 डॉक्टर नरेंद्र जाधव जी। क्वेश्चन नंबर 97। माननीय सभापति जी, उत्तर सभा पटल पे रख दिया गया। फर्स्ट सप्लीमेंट्री। Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, I wish to thank the Honorable Minister of Environment, Forest and Climate Change for a detailed answer. My first supplementary is about the Compensatory Afforestation Fund Act of 2016. I would like to know through you, sir, is it true that post-implementation of this act, many of the villages have been relocated from the protected area? Is that true? And what is the extent to which this phenomena has taken place? Thank you. सर, जो कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड का विषय है, ये सर्वोच्च न्यायालय की एक याचिका के द्वारा इसको फंड को बनाया गया था। बाद में इसमें जो पैसा आया है उसको संसद के द्वारा एक्ट बना करके रेगुलेट किया जाता है। इसके लिए सर अथॉरिटी है और अथॉरिटी के द्वारा भी पैसे का वितरण किया जाता है जिसको राज्य सरकारों को उपयोग में करना होता है। जहाँ तक इसके पैसे का विषय है, इस पैसे का जो उपयोग है वो 2 तरीके से किया जा सकता है। एक छोटा जो राशि है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी के विषय के लिए किया जाता है और एक जो बड़ी राशि है वो राशि जो है फॉरेस्ट को बढ़ाने के लिए, ट्री कवर को बढ़ाने के लिए, अपग्रेडेशन करने के लिए, उसके लिए जो भी उपाय किए जा सकते हैं उसके लिए किया जा सकता है।
जहाँ तक जो दूसरा जो मूल प्रश्न, पूरक प्रश्न हमारे माननीय सदस्य ने पूछा है कि इसके बाद कितने गांवों को एक विस्थापित किया गया, उसकी जो पूरी जानकारी जो कैंपा का अफॉरेस्टेशन फंड और वो दो अलग अलग विषय, क्योंकि कैंपा का जो फंड है कई बार जो फॉरेस्ट लैंड का डाइवर्जन जो हम लोग अन्य उपयोग के लिए भी किए जाता है, जिसका आवश्यक नहीं है विस्थापन के लिए किया जाए, उससे भी वो फंड आता है। लेकिन जहाँ तक फॉरेस्ट से और हमारे रिजर्व एरिया से जो विस्थापित होने वाले गाँव की संख्या है, मैं माननीय सदस्य महोदय को उपलब्ध करा दूंगा। सेकंड सप्लीमेंट्री डॉक्टर यादव। Thank you. My second supplementary, sir, is this. I would like to know from the Honorable Minister how much forest land has been diverted for non-forest purposes during the past 5 years. Thank you. सर, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन जो फॉरेस्ट लैंड के बारे में है वो हमारी रिपोर्ट में भी आई है और जितने भी भारत सरकार की जो वेबसाइट्स है उसके ऊपर उपलब्ध है। लेकिन मंत्रालय से जितनी भी 5 सालों में ज़मीन हम लोगों ने डाइवर्ट करी है, मैं सदस्य महोदय को उसका उत्तर उपलब्ध करा। थैंक यू। माननीय संजय सिंह। माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो विस्थापन की बात मंत्री जी ने कही, देश भर में सर लाखों लोग वन क्षेत्र में रह रहे हैं और आज से नहीं 50 वर्ष 60 वर्ष सैकड़ों साल से भी रह रहे हैं सर, लेकिन अचानक उनको पता चलता है कि वो वन क्षेत्र में रह रहे हैं और उनको वहां से इंक्रोचमेंट के नाम पे हटा दिया जाता है। तो क्या मैं जानना चाहता हूं मंत्री जी से कि क्या उनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था आपके पास है? क्या सरकार किसी और विभाग का सहयोग लेके उनके घर का इंतजाम, उनके रहने का इंतजाम करती है जब उनको विस्थापित करती है? धन्यवाद संजय। पहला विषय तो मैं माननीय सदस्य जी को कहना चाहता हूं कि भारत एक ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट डिपेंडेंट लोग हैं। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी में बिल्कुल भी ये नहीं है कि एकदम से हमारे लोगों को निकाला जाए। हम तीनों का, जन जंगल जमीन, तीनों का हम सम्मान करके समन्वय करके ही चलते हैं। लेकिन अगर किसी जगह पर किसी विकास कार्य के कारण या टाइगर रिजर्व्स में कुछ कारणों से वहां से विस्थापन किया जाता है तो उसकी एक पूरी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में कंपनसेशन से लेकर सब विषयों का पूरी तरीके से प्रावधान है। मैं माननीय सदस्य महोदय को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं, किसी को भी कोई अचानक निकालने का विषय नहीं है। जिनका विस्थापन किन्हीं कारण से उनके लिए एक आवश्यक कानूनी प्रक्रिया है, उसका पूरी तरीके से पालन किया जाता है। धन्यवाद। माननीय नरसिंह राव, जीवीएल नरसिंह राव जी। Sir, so the question relates to compensatory afforestation fund. 90% of the fund, as per the reply, rests with the state governments. But in the state of Andhra Pradesh, I would like to inform the Honorable Minister that this fund, which lies in this fund, has been diverted for all other purposes except forests. So the forest department does not have any money to undertake any activities that are expected to be undertaken under this act. So I'd like to request the Honorable Minister, if he is already aware of it, what action can the central government take in this regard, or will the Honorable Minister take cognizance of it and seek a report from Andhra Pradesh? Thank you. Sir, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि कैंपा के फंड के में एक सबसे बड़ी चुनौती जो हमारे लिए भी है कि जो राशि हम विभिन्न राज्यों को रिलीज़ करते हैं उनको खर्च करने का दायित्व राज्यों के ऊपर होता है। अब चूंकि राज्यों के द्वारा वो राशि खर्च नहीं की जाती है तो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं आता है और यूटिलाइजेशन नहीं आने से हम अन्य राशि को भी रिलीज़ नहीं कर पाते हैं। हमारे जो सभी संसद सदस्य हैं विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और वास्तव में हम लोग फॉरेस्ट के प्रहरी भी हैं क्योंकि हम लोग उसके ट्रस्टी हैं। मैं आपसे भी आग्रह करना चाहूँगा कि राज्य सरकारों के द्वारा जो कैंपा की राशि भेजी जाती है उसका तुरंत यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आना चाहिए ताकि देश के फॉरेस्ट की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए जो फंड हमारे पास उपलब्ध है उसका समुचित और सही मात्रा में उपयोग हो सके। धन्यवाद। माननीय दिग्विजय सिंह जी, आपकी निगाह आप पर रहती है, हमारी निगाह सब पे रहती है। प्लीज सवाल। इधर भी थोड़ी थोड़ी आपकी निगाह आती रहे। सवाल। आपकी निगाह आपको कल ही मौका मिला था। प्लीज प्लीज। माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ, माननीय सभापति महोदय, इधर आ जाओ दिग्विजय सिंह जी, इधर।
माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, कैंपा के अंतर्गत बहुत बड़े पैमाने पर राशि राज्यों के पास उपलब्ध है जो खर्च नहीं की जा रही है। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं, कितनी राशि कैंपा के अंतर्गत राज्यों के पास उपलब्ध है और किन राज्यों ने उसका उपयोग किया, नहीं किया, और यदि किया है तो उसकी एफोरेस्टेशन प्रोग्राम की कोई मॉनिटरिंग की व्यवस्था उनके पास है या नहीं है। 3 सवाल हो गए माननीय दिग्विजय जी, प्लीज सप्लीमेंट्रीज। सर, मैं माननीय दिग्विजय सिंह जी से आग्रह करना चाहूँगा कि जो नरेंद्र यादव जी को मैंने आंसर दिया है उसके एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 को अगर आप देख लेंगे तो सारी चीज़ें उसमें उपलब्ध हैं। यूटिलाइजेशन का एनेक्सर स्टेट गवर्नमेंट, प्लीज आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास हो गया। क्वेश्चन इज क्लियर माननीय दिग्विजय सर। अब माननीय सदस्य महोदय एनेक्सर 2 का विस्तार से राज्यों के पास उपलब्ध राशि के बारे में जानना चाहते हैं। पूरक प्रश्न है तो वो भी तथ्य मैं आपको पूरी तरीके से उपलब्ध करा दूंगा। जहां तक आपने जो दूसरा प्रश्न पूरक प्रश्न किया है कि केंद्र सरकार के द्वारा क्या विषय उठाए जा रहे हैं, क्या कदम उठाए जा रहे हैं, हम लोग एक फेडरल स्ट्रक्चर में रहते हैं, इसका पूरी तरह जिम्मेदारी राज्यों का दायित्व है और हम सब लोग संजीदा तरीके से राज्यों से केवल आग्रह करते हैं, बार बार एडवाइजरी भी इशू करते हैं कि आप इस राशि को खर्च करें और वास्तव में कैंपा की राशि को राज्यों को खर्च करना चाहिए, क्योंकि हमारे सबके लिए फॉरेस्ट ये हमारे लिए सबके जीवन का विषय है। इसलिए फॉरेस्ट ठीक से बचे। राज्य सरकारों से हम आग्रह करते हैं कि वो इस राशि को सही तरीके से तुरंत खर्च करें। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 98 माननीय श्री विश्वंभर प्रसाद निषाद जी, अनुपस्थित। माननीय मंत्री जी। माननीय उपसभापति महोदय, उत्तर सभा पटल पे रखा गया है।